जी तो गाइज़ आज के हम अपने पांडास के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फाइल्स के अंदर से डेटा को रीड कर सकते हैं और आप रियल वर्ल्ड के जो डेटा सेट्स होते हैं उनको किस तरह जो है आप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास CSV फाइल होती है उसको आप किस तरह रीड कर सकते हैं यूजिंग पांडास। अब CSV फाइल क्या होती है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि CSV फाइल मतलब जो हमारे पास मोस्टली जो कंपनीज या जितना भी हमारे पास रियल वर्ल्ड का डेटा होता है वो अक्सर आप लोगों के पास CSV फाइल के अंदर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे CSV फाइल को देख लेते हैं कि वो क्या है। CSV मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मतलब कि एक वैल्यू होगी, फिर कॉमा होगा, फिर दूसरी वैल्यू होगी, फिर कॉमा होगा, फिर तीसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर चौथी वैल्यू, इस तरह अप टू सो ऑन जितनी भी आपके पास उसमें कॉलम्स होंगे उतनी वैल्यूज एक रो में होंगी। ठीक है, तो ये फाइल इसका नाम क्या है CSV और इसका मतलब क्या है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ईच वैल्यू इन अ रो इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। हर वैल्यू जो उस रो में होगी उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना होगा, देन आप जो है वो दूसरी वैल्यू लिखेंगे। मतलब हर एक वैल्यू एक दूसरे से किस तरह सेपरेट होगी, बाय यूजिंग कॉमास के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको एक CSV फाइल जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा सेट्स फाइल्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट डेटा डॉट CSV फाइल जो है वो यहाँ पे बनाई है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल कुछ इस तरह से नजर आती है। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें इसकी जो पहली लाइन है ये, इसमें देखें तो इसमें इसके कॉलम नेम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि CSV फाइल है ये होती एक्सेल की तरह है, लेकिन इसके अंदर मतलब वैसे ही कॉलम होंगे वैसे ही रो होंगे, लेकिन यहाँ पे ये टेबल शेप में नहीं होगी बल्कि कॉमा सेपरेटेड होगी। क्या होगी? कॉमा सेपरेटेड। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये उसको कहते हैं COL, कॉल मतलब कॉलम आईडी। इस कॉलम 1 है और इसका नाम क्या है? आईडी। लेकिन ये लिखा किस तरह गया है? सिंपल, उसने आईडी लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरे कॉलम का नेम लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर तीसरे कॉलम मतलब एज का नेम लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर सिटी लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर मार्क्स। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये होते हैं कॉलम नेम। और नीचे फिर हर कॉलम के हिसाब से जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू पहले आएगी, जो दूसरा कॉलम है फिर उसकी वैल्यू दूसरे, फिर जो तीसरा कॉलम था उसकी वैल्यू, फिर चौथे कॉलम की वैल्यू एंड फिर पांचवें कॉलम की वैल्यू। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यूज के दरमियान आप स्पेस भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अली है तो फर्ज कर इसका नाम हो सकता है अली खान। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू पहले कॉलम की है। ठीक है, जिस कॉलम के अंदर आप वो मतलब जिस स्पेस के अंदर आप वो वैल्यूज लिख रहे हैं या जिस दो कॉमर्स के दरमियान आप वैल्यूज लिख रहे हैं, बेशक उसमें जितनी भी स्पेसेस है वो वैल्यू उस एक की तस्वर की जाती है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो ये CSV फाइल है इसमें कलरिंग आ रही है। ठीक है, तो मुझे जो है वो देखने में आसानी हो रही है कि मेरी कौन सी वैल्यू किस कॉलम की है। देखो तो अगर यहाँ पे मेरा नेम जो है, नेम जो मेरा कॉलम है उसकी जो उसका जो कलर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास जो है यहाँ पे ब्लू है। तो यहाँ पे उसके नीचे जितनी भी उसकी वैल्यूज हैं उसकी वो सारी क्या है, ब्लू हैं। तो ये कैसे किया मैंने, यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जिसे बोलते हैं रेनबो CSV। मैं अगर यहाँ पे लिखूं रेनबो CSV तो आपने इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और आपको यहाँ पे मैं कुछ और जो है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको एक और एक्सटेंशन मिलेगी एडिट डॉट CSV, सॉरी एडिट CSV। ठीक है, एक आपको एक्सेल व्यूअर, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड की हुई है एडिट CSV। एक आपको और मिल रही थी एक्सेल व्यूअर। ठीक है, क्योंकि हमने आगे एक्सेल फाइल में काम करना है तो आपको एक्सेल व्यूअर का भी एक्सटेंशन जो है ये भी डाउनलोड कर लेनी है। ये जो दो तीन मैंने आपको एक्सटेंशंस बता दी हैं ये आपने जो है वो मास्टर इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं और इस तरह जो है CSV फाइल आपको आपके पास होती है। तो अब हम क्या करेंगे, CSV फाइल को हम रीड करने की कोशिश करेंगे थ्रू किसके थ्रू, पांडास के थ्रू। तो मैं यहाँ पे पांडास की मैंने फाइल क्रिएट की हुई है। ठीक है, मैंने क्रिएट करने का तरीका बता दिया था आप लोगों को। और ये जो है जुपिटर नोटबुक के अंदर मैंने यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस पांडास की जो है वो मतलब यहाँ पे हमने जुपिटर नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करना, तो इसका सारा तरीकेकार जो है वो मिनी गोंडा के सेटअप जो है उसमें भी बता दिया था। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था मतलब पांडास का, जो हमारा वैसे तो लेक्चर नंबर 2 था लेकिन पांडास का वो हमारा पहला लेक्चर था। इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल है उसमें मैंने आपको दोबारा से पांडास इंस्टॉल करके फाइल किस तरह बनानी है, देन यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर कर्नल किस तरह सेलेक्ट करने हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी जो है अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं आता, अगर आपने पहला ट्यूटोरियल नहीं लिया तब आपको ये समझ में नहीं आएगा। काइंडली आप पहले पहला ट्यूटोरियल जो है उसको समझ लें, देन जो है आप फिर इस पे
आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये फाइल क्रिएट की तो अभी तक इसमें जो है वो कर्नल सेलेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर्नल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईडीए env या पांडास प्रैक्टिस env इसमें से कोई सा भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पांडास प्रैक्टिस env जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कोड का जो यहाँ पे सेल है इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक कोड सेल जो है वो मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट, ठीक है, पांडास एज पीडी। मैंने क्या लिखा, पांडास एज पीडी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, df मतलब एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी कि df ये वेरिएबल किस तरह बनाते हैं, और ये सारी चीजें मैं पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, ठीक है। मतलब पांडास को मैंने बोला कि आप रीड करो क्या, csv, ठीक है। ये फंक्शन बने बनाए हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे उस फाइल का पाथ देना है जहां पे मेरी फाइल जो है वो पड़ी है, ठीक है। तो अब मेरी फाइल जहां पे क्या पे पड़ी है, मेरी फाइल यहाँ पे डेटा सेट फाइल्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट डॉट csv फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नेम जो है, आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे कॉपी पाथ करके, ठीक है, अगर आप VS कोड यूज करें तो वहां पे बहुत आसानी से आप फाइल का जो है वो पाथ कॉपी कर सकते हैं। सिंपल आपने उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी पाथ का आपको ऑप्शन मिलता है, वो आप कॉपी करें और सिंपल यहाँ पे डबल, यहाँ पे जो रीड csv है यहाँ पे डबल कॉमर्स लगाएं और यहाँ पे उसके अंदर वो पाथ दे दें, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप खुद जो है बाय डिफॉल्ट लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा सेट्स, ठीक है, डेटा, देखिए डेटा फाइल्स मेरे पास आ रहा है। इसके दरमियान मैं यहाँ पे स्पेस मैंने जो है वो फॉरवर्ड स्लैश लगाई और इसके अंदर जो भी फाइल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटा की डॉट csv फाइल जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये रन होगा और देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो सही है या नहीं। अगर हमारे कोड के अंदर कोई भी जो है वो मसला हुआ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो नीचे टाइमर चल रहा है 8 पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो टिक का निशान आ गया, यहाँ पे मेरे पास एरर शो हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा जो CSV फाइल है वो अब लोड हो चुकी है किसके अंदर, DF के अंदर। अब आपने देखा था CSV फाइल ऐसे दिखती है। जब अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पांडास के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे मैं सिंपल यहाँ पे DF लिखूंगा, जैसे मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा तो ये देखो कुछ इस तरह से जो है मेरी फाइल अब मुझे शो हो रही है। मतलब कि मेरी जो पांडास है, जो हमारा पास पांडास जो लाइब्रेरी है, उसने CSV फाइल को रीड करके उसको एक अच्छे से एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो हमारे पास डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हमने कल बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसको एक टेबल फॉर्म शेप में जो है वो हमारे पास कन्वर्ट करके और अब जो है हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो क्या करना है, कोई भी CSV फाइल हो चाहे वो कितनी ही बड़ी फाइल क्यों ना हो, आपने उसको इस तरह से जो है वो रीड आउट कर ले, ठीक है। तो मैं दोबारा नोट्स की तरफ आता हूं। ये था CSV फाइल को रीड करना और यहाँ पे वो कहते हैं कि pd.read.csv, ये जो pd.read.csv है ये यूज किया जाता है CSV फाइल्स को रीड करने के, सही है। CSV फाइल्स को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, pd.read.csv। वो कहता है कि यहाँ पे data.csv, यहाँ पे हमारे पास कौन सी फाइल थी, स्टूडेंट डेटा डॉट csv, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि नोट्स के अंदर तो डेटा डॉट csv लिखे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये फाइल नेम है एंड df इज द डेटा फ्रेम वेयर डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। डेटा फ्रेम आपके पास क्या होता है, वो एक जो है 2 डायमेंशनल जो है वो रो एंड कॉलम को मतलब रिप्रेजेंट करता है और जो भी फाइल होती है उसको वो उस स्ट्रक्चर में जो है वो ले आता है, मतलब टेबल स्ट्रक्चर में जो है वो ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो करता है, यहाँ पे वो कहते हैं कि मेक श्योर द फाइल इज इन द सेम फोल्डर एज योर पाइथन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर होगी, ठीक है, मतलब कैसे, जहां पे ये मेरी पाइथन की फाइल पड़ी है ना, मेरी पाइथन की फाइल कहाँ पे पड़ी है, ये जिस पे ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या मेरी जो पांडास की फाइल है ये कहाँ पे है, ये मेरी है कंप्लीट पांडास कोर्स, मेरा मेन फोल्डर है वहां पे पड़ी है, ठीक है। तो इस वजह से, और अगर आप उस फाइल को डायरेक्ट सिर्फ नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब आपने ये जो पाथ लिखा, जैसे कि मैंने ये पाथ लिखा पूरा, आप चाहते हैं कि ये डेटा फाइल्स फोल्डर मुझे यहाँ पे ना लिखना पड़े, डायरेक्ट मैं स्टूडेंट डेटा डॉट csv करूं, तो उसके लिए आपकी फाइल भी उसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे ये आपकी पांडास प्रैक्टिस की फाइल पड़ी, ठीक है। मतलब दोनों फाइल जो है बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए तब। लेकिन अगर आपकी दूसरी फाइल किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी तो फिर बकायदा आपने पाथ देना होगा, जैसे अभी मैंने दिया, ठीक है। ये हो गया और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पे वो अदर यही कह रहा है कि अगर वो सेम फोल्डर के अंदर है तो आप सिंपल उसका नेम देके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोवाइड द फुल फाइल पाथ। देन आपको अगर वो फाइल जो है किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी है तब आपको जो है वो क्या करना होगा, फुल पाथ देना होगा उस फाइल का। अब वो कहते हैं कि जी रीडिंग एन एक्सेल फाइल,
सीएसवी फाइल तो हमने देख लिया कि हम जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं या कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेल फाइल को जो है वो किस तरह जो है वो आप यूज करेंगे थ्रू पांडास, या किस तरह रीड करेंगे। सेम तरीका है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने क्या लिख देना है, रीड सीएसवी की जगह रीड एक्सेल, बस इतना आप लोगों ने करना है। लेकिन यहाँ पे आपके जो वो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कि हमने एनवायरनमेंट बनाना सीख लिए हैं, जो वो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास ये इंस्टॉल होना चाहिए, ओपन पीवाई एक्सेल। ठीक है, ये भी एक लाइब्रेरी है या आप इसको एक मॉड्यूल समझ लें, ये इंस्टॉल होना चाहिए, तब भी जो है आप एक्सेल फाइल को रीड, मतलब जो आपका जो वो एनवायरनमेंट है वो एक्सेल फाइल को रीड करने में आपको हेल्प आउट करेगा। तो वो कैसे करेंगे, हम सीधा जाएंगे अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनाकोंडा env लिस्ट। हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और हम जो है वो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, यहाँ पे फाइल को रन करने के लिए। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे तीन किस्म के एनवायरनमेंट है, बेस जो बाय डिफॉल्ट होता है, एक मैंने यहाँ पे env बना के रखा है, दूसरा मैंने पांडास प्रैक्टिस env बना के रखा है। अब मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, अगर आप मेरी फाइल में देखें तो यहाँ पे कर्नल की तरफ अगर आप जाएं, किधर है कर्नल, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पांडास प्रैक्टिस env। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आपको नजर आ रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं वो जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, कोंडा एक्टिवेट पांडास अंडरस्कोर प्रैक्टिस अंडरस्कोर env। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो एक्टिवेट करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, ये उसको एक्टिवेट करेगा। जब ये मेरे पास एक्टिवेट हो गया तो इसके अंदर मैं क्या इंस्टॉल करना है मुझे, कोंडा इंस्टॉल ओपन पीवाई एक्सेल। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और इसको आपने इंस्टॉल होने देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब कोंडा मेरा क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट के लिए जो है इस जो मॉड्यूल है, ये इस जो फाइल्स है, सॉरी जो लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा, और जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगी देन हम अपने एक्सेल फाइल को जो है वो हम रीड आउट कर सकेंगे। अदरवाइज जैसे आप लिखेंगे ना कि रीड एक्सेल और उसके अंदर फाइल का पाथ देंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा। सीएसवी तो वो रीड कर रहा था, लेकिन इसको वो रीड आउट जो है वो फिर नहीं करेगा एक्सेल वाली को। तो अगर आपको एक्सेल फाइल रीड आउट करनी है देन आपको यहाँ पे ये चीजें जो है वो इंस्टॉल, आप देखें वो यहाँ पे मुझसे प्रोसीड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे वाइल लिख के एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे वो कुछ थोड़ी सी चीजें हैं वो उनको इंस्टॉल करेगा, बस बहुत छोटी सी कुछ केबीज में जो है इसका मॉड्यूल है, ये कोड जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब ये चीज जो है मेरे पास पांडास प्रैक्टिस env में इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं अपने एक्सेल फाइल को आसानी से क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ अपनी इस फाइल के अंदर, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया कोड सेक्शन बनाता हूं, और इसके अंदर मैं लिखता हूं डेटा फ्रेम 2। क्या लिखता हूं, df2। ठीक है, ये वेरिएबल्स के नाम है, आप इधर कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो मैंने df2 लिखा इज इक्वल, मैं यहां पे लिखूंगा pd डॉट रीड एक्सेल, और इसके अंदर मैं यहां पे पाथ दे दूंगा। तो मैं यहां पे दूंगा डेटा फाइल्स के अंदर मेरे पास कौन सी फाइल्स, यहां पे मेरे पास स्टूडेंट डेटा, अगर आप यहां पे आपको नजर आ रहा हो, स्टूडेंट डेटा डॉट एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो फाइल यहाँ पे अब आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्या कर सकता हूँ, एक बार कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ ताकि मैं देख लूँ कि मेरा पाथ जो है वो सही है। तो मेरा पाथ बिल्कुल सही है, और मैं अगर यहाँ पे df2 यहाँ पे एंटर करूंगा और कंट्रोल एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है अब एक्सेल फाइल का डेटा जो है वो भी मेरे पास आ रहा है। अब देखें एक्सेल फाइल को भी अगर आप व्यू करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे CSV आपको दिखाई, तो एक्सेल फाइल के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपके पास जो है ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, VS कोड के अंदर ही ये आपको जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है वो और भी यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी कि आपको एक एडिट एक्सेल फाइल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपने फिर उसके लिए एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरे पास सारी एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर ये डेटा जो है वो कुछ इस तरह का है, और स्टूडेंट डेटा के अंदर आप देखें दोनों के अंदर डेटा सेम है, लेकिन CSV फाइल के अंदर इस तरह नजर आता है और एक्सेल फाइल के अंदर इस तरह नजर आता है। सही है,
अब हमने एक्सेल फाइल को जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि दोनों फाइल कैसे होती है। अब मैं इनको दोनों को बंद करता हूँ और एक्सेल फाइल को भी हमने रीड कर लिया। एक्सेल फाइल को किस तरह रीड किया जाता है आपके मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अगर आपको जो है कंपनी वाला डेटा देते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, तो वो आप किस तरह जो है पांडास के थ्रू जो है उसको एक्सेस करेंगे, मतलब रीड करेंगे और उसको डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। और अगर आपको वो सीएसवी फाइल देते हैं तो उसके थ्रू आप उसको रीड करके कैसे जो है उसका डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि फाइल्स को रीड कैसे करना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि डेटा को एक्सप्लोर कैसे करना है। वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर आपको अपने डेटा की पहली 5 रोज़ देखनी है, आपके पास एक डेटा है, अब आपको कंपनी ने डेटा दी है, अब आप करेंगे क्या? देखिए, जब आपको डेटा मिलता है तो आप सारा डेटा तो नहीं देखना चाहते ना, आप पहले देखना चाहते हैं कि आपके पास डेटा जो है वो किस किस्म से है, मतलब कौन से कॉलम के अंदर या कौन से कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यूज़ है, उसका फॉर्मेट क्या है, लिखने का तरीका क्या है, कौन सी डेटा टाइप यूज़ की है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, तो जस्ट आप सिर्फ पहली कुछ रोज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि आपका डेटा जो है वो किस टाइप का है। तो सिंपली अगर आपने फर्स्ट 5 रोज़ देखनी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डीएफ, क्योंकि मैंने डीएफ जो है वो यहाँ पे मेरे पास डीएफ कौन सी फाइल का है, सीएसवी फाइल का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएफ डॉट हेड और सिंपल ब्रैकेट्स में लगा दूंगा और इसको एंटर करूंगा, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उस डेटा की पहली 5 रोज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नीचे से डेटा की पहली 5 रोज देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे। अब ये देखें, ये पहली जो फर्स्ट 5 रोज है वो है मेरे पास। अगर आप जो है वो लास्ट से 5 रोज देखना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे डीएफ डॉट टेल और यहाँ पे आपने इसको एंटर करना है, कंट्रोल एंटर, तो देन आपको नीचे से जो लास्ट 5 रोज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आप सिर्फ अपने डेटा को वैसे देखना चाहते हैं कि आप देखें यहाँ पे एज वैसे किस में होती है, इंटीजर में होती है, लेकिन यहाँ पे एज आपको दी गई है फ्लोट के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखें आप उसमें वो हर जगह पे पॉइंट लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है कि जब हम आगे जाएंगे तो हम इसको फिर ठीक करेंगे कि हमारे पास एज जो है वो इंटीजर में होनी चाहिए, ना कि हमारे पास फ्लोट में होनी चाहिए, क्योंकि एज जो है वो फ्लोट में नहीं होती। इसी तरह जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास ठीक हैं। सिटी का जहाँ पे जो है वो सारी मतलब सही है, टेक्स्ट में दिया गया है, और ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से कॉलम में किस फॉर्मेट में और किस टाइप की जो है वो वैल्यू दी गई है। फोन नंबर, ईमेल हमारे पास होते हैं तो वो किस तरह लिखे गए या कैसे दिए गए, तो इस तरह सिर्फ आप डेटा को जो है थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर सकते हैं। सही है, ये हो गया कि किस तरह आप पहली 5 रोज और जो लास्ट 5 रोज है वो देख सकते हैं। अब अगर आपको पहली 10 रोज देखनी है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर आपको 10 रोज देखनी है, सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आपने डीएफ डॉट हेड लिखना है। हेड लिखने के बाद आप इसके अंदर लिखेंगे 10। पहली 10 रोज देखनी है तो 10 लिखें, पहली 50 देखनी है तो डीएफ हेड और उसके अंदर 50 लिख दें। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 5 रोज जो है वो मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ और आप देखें अब मुझे यहाँ पे 10 रोज मिल रही है। सही है, आप देखें यहाँ पे आईडी है ना, आईडी के अंदर नीचे देखें 10 रोज तक मुझे यहाँ पे सारा डेटा मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, जिसके जगह पे यहाँ पे नैन लिख के आ रहा है, NaN मतलब नन वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको भी देखेंगे कि हम इसको जो है वो कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे नैन इस वजह से लिख के आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज मौजूद नहीं है, इन बंदे का यहाँ पे रिकॉर्ड मिसिंग है, मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, तो फिर इसको भी हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके डेटा के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, उसको आप किस तरह देखेंगे। आप देखें अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और वो डेटा बहुत बड़ा है तो आप एक एक रो गिन के काउंट तो नहीं करते रहेंगे कि 1 रो 2 रो 3, अब मिलियन में तो आपको काफी टाइम लगेगा। अब आप कॉलम भी तो नहीं काउंट करेंगे कि मेरा जो डेटा मुझे दिया गया है इसके अंदर 25 कॉलम है, 30 है, 50 है, कितने कॉलम है। कुछ भी हो सकता है, 10 कॉलम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सिंपल आपको चेक कैसे करना है, आप लगाएंगे डीएफ डॉट शेप। क्या लगाएंगे, डीएफ डॉट शेप। अब जो भी आपके वेरिएबल का नेम होगा, मैंने यहाँ पे मतलब जो भी आपके डेटा फ्रेम का नाम होगा वो आप रखेंगे। मेरे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ, तो मैं सिंपली यहाँ पे डीएफ लगा के उसको जो है वो चेक कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास जो भी आपके डेटा फ्रेम का नेम होगा वो आपने लगाना है। तो मैं यहाँ पे डीएफ डॉट शेप लगाऊंगा और कंट्रोल एंटर करूंगा, तो आप यहाँ पे देखें तो वो मुझे कह रहा है कि आपके पास जो डेटा है डीएफ के अंदर, तो वो जो कहता है उसके अंदर 100 रोज है और 5 कॉलम है। ये जो दूसरी पोजीशन होती है ये क्या होती है, कॉलम की मतलब जो वैल्यू होती है, काउंट होता है वो होता है, और जो ये आपके पास पहली जो वैल्यू है ये क्या होती है, ये आपके पास रोज होती है। सही है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गेटिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट। आप डेटा सेट के बारे में अगर आप बहुत ही जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि ये डेटा सेट जो है इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, इसके अंदर जो नॉन नल वैल्यूज है मतलब कि जो सही वैल्यूज हैं वो कितनी है। अब देखें नल वैल्यूज भी तो होती है ना, जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि कौन कितनी वैल्यूज इसके अंदर ठीक है, डेटा टाइप्स क्या है हर कॉलम की, मेमोरी कितनी ले रहा है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं सिर्फ एक फंक्शन के थ्रू। कौन सी,
df.info, ठीक है, कौन सा फंक्शन, डॉट इन्फो फंक्शन। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करता हूं, मैं लिखता हूं df.info, ठीक है, इन्फो लिखा और आगे मैंने यहाँ पे दे दी ब्रैकेट्स। तो मैं यहाँ जैसे यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूं तो यहाँ पे आप देखें आपके पास सारी चीज आ जाती है। सबसे पहले कहते हैं कि ये जो डीएफ है ये पांडास डॉट डेटा फ्रेम, मतलब पांडास डेटा फ्रेम को यूज करके यहाँ पे इसको बनाया गया है। अब वो कहता है कि इसके अंदर टोटल 100 एंट्रीज हैं, मतलब टोटल इसके अंदर 100 रोज हैं और उनका इंडेक्स है 0 से लेकर 99 तक, ठीक है। फिर वो बोलता है कि इसके अंदर डेटा के कॉलम्स कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे उसने कॉलम्स के नेम दिए हैं, जैसे कि इसके अंदर वो कहता है कि आईडी कॉलम है, एक नेम कॉलम है, एक एज कॉलम है, एक सिटी कॉलम है, एक मार्क्स कॉलम है। अब वो कहते हैं कि जो आईडी कॉलम है उसके अंदर वैल्यूज पूरी हैं, 100 की 100 हैं, लेकिन नेम कॉलम जो है उसके अंदर एक नेम की वैल्यू मिसिंग है। सब कुछ बता रहा है आपको, कौन सी वैल्यू मिसिंग है, कौन सी वैल्यूज पूरी हैं, नेम क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो हर एक चीज आपको यहाँ पे बता रहा है इस इन्फो में, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एज के अंदर 5 वैल्यूज मिसिंग है, बंदों के नाम तो है लेकिन उनकी एज मिसिंग है, एज का पता नहीं है कि उनकी एज कितनी है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि एज जो है वो यहाँ पे फ्लोट 64 बिट का है, मतलब जो है वो यहाँ पे फ्लोट यूज किया गया और वो किसका है, 64 बिट है। यहाँ पे वो बोल रहा है सिटी जो है उसमें 94 वैल्यूज हैं और नॉन नल है, मतलब ये भी नल नहीं हो सकते लेकिन इसके अंदर नल वैल्यूज कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सिटी का जो डेटा टाइप है वो str, इस तरह सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब ये बता रहा है कि 2 कॉलम ऐसे हैं जो कि फ्लोट 64 बिट को यूज करते हैं, एक कॉलम ऐसा है जो कि इंट 64 को यूज करते हैं और 2 कॉलम ऐसे हैं जो कि स्ट्रिंग मतलब str को यूज करते हैं। टोटल वो कहता है कि ये जो फाइल है इसका जो डेटा मतलब जो क्या कहते हैं स्पेस मेमोरी में ले रहा है वो है 4 KB। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी, ठीक है। क्या आप ये इंफॉर्मेशन वैसे मैन्युअली आप कलेक्ट कर सकते हैं, टाइम लगेगा ना आपको। आप एक कॉलम को देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर उनकी वैल्यूज में देखेंगे, मिसिंग वैल्यू काउंट करेंगे। 100 वैल्यूज हैं तो 100 वैल्यूज में मिसिंग वैल्यू ढूंढने में टाइम लगता है। तो पांडास आपके लिए बहुत चीजें जो है वो आसान करते हैं, इसी वजह से जो है हम पांडास को यूज करते हैं फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, सही है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि चेकिंग डेटा टाइप्स को अगर आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे आप चेक करेंगे, आप सिर्फ लगाएंगे उस df और df डॉट डेटा टाइप्स, डी टाइप्स, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी आ रही है, मतलब df डॉट इन्फो में भी, लेकिन अगर आप सिर्फ डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो आप लिखें सिर्फ df डॉट डी टाइप्स आप लिखेंगे और एंटर कर दें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उन कॉलम्स की जो है वो क्या मिल जाएगी, डेटा टाइप्स मिलेंगे आपको, बाकी पर नहीं मिलेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यूज कितनी है, मिसिंग कितनी है, टोटल कितनी है, वो सारी चीजें आपको फिर यहाँ पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको उनकी डेटा टाइप्स मिल जाएंगे। अब कभी कभी आप सिर्फ टाइप्स देखना चाहेंगे, आप ना के बाकी इन्फॉर्मेशन, तो आप सिर्फ df डॉट डी टाइप्स लगाएंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, सही है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, अच्छा मिसिंग वैल्यूज अगर आप देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, मिसिंग वैल्यूज। अब आप यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि मिसिंग वैल्यूज आर वेरी कॉमन रियल डेटा सेट्स। देखिए अब आपके पास अगर रियल डेटा सेट होगा तो कभी कभी कोई वैल्यू मिसिंग हो सकती है, कभी नहीं, बहुत दफा आपके पास डेटा सेट आएगा और उसमें बहुत सी वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आपने किस तरह चेक करते हैं कि कौन से कॉलम में या मतलब जो डेटा फ्रेम है उसमें कौन कौन से कॉलम में कितनी वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। जैसे कि बेसिक df डॉट इन्फो लिखने में तो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन कभी कभी आपको बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो फिर आप उसके लिए ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, df डॉट इज नल मतलब जो खाली है, मतलब जो नल है, इस फंक्शन का यही मतलब है, इज नल ये एक फंक्शन है, डॉट सम मतलब उन सारी खाली वैल्यूज को काउंट करो, फिर उनका सम मुझे बता दो कि आखिरकार मेरे पास कितनी वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो वो मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं यहां पे देखूं तो df डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम, ठीक है, और मैं अब इसको रन करता हूं तो आप यहां पे देखें वो कहता है कि जो नेम कॉलम है उसमें 1 वैल्यू मिसिंग है, आईडी में 0 है, एज में 5 वैल्यू मिसिंग है, सिटी में वो कहता है 6 वैल्यू मिसिंग है, मार्क्स में वो कहता है 8 वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, मतलब 8 वैल्यूज मार्क्स वाले कॉलम में क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो ये यहां पे आपको क्या बताता है कि कितनी वैल्यूज कौन से कॉलम में मिसिंग है। फिर आप देखें कि आपने क्या करना है। अब आप देखें जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो आप चाहेंगे ना जो डेटा मिसिंग है वो आप उससे हटा दें ताकि एनालिसिस आपका खराब ना हो। देखिए आप देखें जो वैल्यूज आपकी मिसिंग होगी, अगर आप उस पे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है, आप एआई का कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो फिर गलत प्रेडिक्शंस करते हैं क्योंकि डेटा पूरा नहीं होता। जब डेटा पूरा नहीं होता तो वो सही से ट्रेन नहीं होता, सही से ट्रेन नहीं होता तो वो गलत प्रेडिक्शंस करता है, ठीक है। तो सारा काम आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है। अगर आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अच्छा होगा देन आपका मॉडल की प्री प्रोसेसिंग अच्छी, देन आपका क्या होगा
डेटा सेट जो है वो मशीन लर्निंग के थ्रू जो आप मॉडल्स को ट्रेन करते हैं वो अच्छे तरीके से होगा, देन आपकी जो आपको आउटपुट चाहिए, प्रेडिक्शंस चाहिए, वो फिर आपके पास अच्छी आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो अच्छा नहीं होगा, देन आपकी प्रेडिक्शंस भी फिर रॉन्ग हो सकती हैं, सही है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि मिसिंग वैल्यू, अब देखिए मोस्टली हम मिसिंग वैल्यूज को फिल आउट करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम वो तरीके नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं कि मिसिंग वैल्यूज अगर आपके पास हैं और वो कम है, आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 मिलियन, ठीक है। और अब 1 मिलियन क्या, उसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब 10 लाख में से आपके पास सिर्फ कोई 5-6 वैल्यूज, जो 5-6 जगह है जहां पे वैल्यूज मिसिंग है, मतलब अलग अलग रोज है, तो आप उन 5 रोज को अगर डिलीट भी कर दें तब भी आपके मॉडल को ट्रेनिंग पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 लाख में से 5 बंदे चले भी जाएं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बंदा पहचान नहीं पाता कि कौन से 5 बंदे गए हैं या कौन से नहीं गए, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर वो कम है तो हम उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर मिसिंग वैल्यूज होंगी मेरे पास ज्यादा, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उनको फिल आउट जो है वो करने की कोशिश करूंगा कि ये वैल्यू जो है वो किस तरह फिल की जा सकते हैं। वो फिल करने के तरीके भी, हम मिसिंग वैल्यूज को किस तरह हैंडल करने हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरह आगे हैंडल करते हैं, वो सारी चीजें हम अपने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स में जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने मिसिंग वैल्यूज को कैसे जो है वो ड्रॉप करना है, टू ड्रॉप रोज विद मिसिंग वैल्यूज, वो रो जो है वो मेरे पास ड्रॉप्स हो जाए जिसके अंदर वैल्यूज मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे df डॉट ड्रॉप ना और ब्रैकेट, ठीक है। ये एक जो है वो तरीका है। लेकिन ये चीज, अगर आप मिसिंग वैल्यूज को फिल, आप देखें अगर आपके पास मिसिंग वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिक जगह पे, ठीक है, तो आप उनको फिल भी कर सकते हैं। किस तरह, आप उसमें कोई भी रैंडम वैल्यू दे दें, एवरेज, आपको ऐसा अंदाजा लग रहा हो कि यार अब देखिए स्टूडेंट ए, अगर एज के सिर्फ एज में मिसिंग है, तो आप बता दें कि एज वाले कॉलम में ये वाली वैल्यू जहां जहां पे मिसिंग है वहां पे सेम सारे हर जगह पे, अगर 5 जगह पे मिसिंग है तो 5 जगह पे एज, नॉर्मल बंदों की जो स्टूडेंट की एज होती है, जैसे कि स्टूडेंट जो है, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं या 11th-12th के स्टूडेंट है आपके पास, तो उनकी एज नॉर्मल जो है वो 17 से 18 होती है, तो आप वहां पे 17 लिख दें कि जो जहां पे वैल्यू मिसिंग है वहां पे एज 17 करो, ठीक है। आप फिल भी कर सकते हैं। फिल करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, df डॉट फिल ना और 0, जहां जहां पे वैल्यू मिसिंग होगी वहां पे 0 आ जाएगा। लेकिन आप, अगर आपके पास वैल्यूज ज्यादा है, मतलब वैल्यूज आपके पास बहुत, मतलब डेटा आपके पास बहुत बड़ा है और कुछ स्पेसिफिक रोज मिसिंग है, तो देन आप df डॉट ड्रॉप होना जो है, ड्रॉप ना, आप इसको जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे df डॉट ड्रॉप पाना जो है वो करता हूं, df डॉट ड्रॉप ना, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब इंटर करूंगा, मेरे पास वो वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप हो गया आगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक नया df हैंडल, मैं यहाँ पे एक हैंडल मिसिंग, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे df ड्रॉप ड्रॉप ना करके जो भी मिसिंग वैल्यूज थी उसको रिमूव करके वो डेटा मैंने किसको दे दिया, अब मेरे पास जो एक्यूरेट डेटा है, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ df एक्यूरेट, ठीक है। जो मेरे पास एक्यूरेट मेरे पास डेटा है वो किसके अंदर होगा, वो इसके अंदर होगा, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो रन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे df डॉट एक्यूरेट की मैं यहाँ पे बेसिक इन्फो चेक करूँ, तो आप यहाँ पे देखें इसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज थी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, वो आपके पास ड्रॉप हो गई होंगी, ठीक है। तो अब टोटल आपके पास 80 रोज जो है वो रह गई। कितनी रोज रह गई हैं, 100 का डेटा था, 100 में से जो मिसिंग वैल्यूज मैंने रिमूव की हैं, तो मेरे पास रह गई टोटल 80 रो। अब उनमें से कोई वैल्यू भी जो ऐसी नहीं है जो कि मिसिंग हो, कोई वैल्यू भी ऐसी नहीं है जो कि मिसिंग हो, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरा डेटा क्लियर है। अब इस पे मैं आगे जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, आगे चल के मैं अपने मॉडल को ट्रेन वगैरह कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे पास एक्यूरेट डेटा है, सही है ना। तो इस तरह जो है आपने, अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज हो तो आप अभी फिलहाल के लिए जो है प्रैक्टिस के दौरान उन्हें रिमूव करें और देन जो है आप आगे जाए। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के भी तरीकेकार होते हैं, एवरेज निकाल के, एग्रीगेट्स निकाल के, इसके थ्रू, मीन, मीडियन, मॉड के थ्रू आप उन वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरह रिमूव या किस तरह उनको हटाना है या उनको रहने देना है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे आगे वाले जो आने वाले ट्यूटोरियल है, ठीक है। फिलहाल हमने उनको क्या किया, रिमूव किया। आप चाहें तो आप फिल ना से भी जो है आप कर सकते हैं, लेकिन फिल ना आपने कब जो है वो यूज करना है, जब आपके पास मिसिंग वैल्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर हो, या आप फिल ना अगर आपके पास उसमें है क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के, मतलब जो टेक्स्ट बेस्ड कॉलम होते हैं वहां पे, तो फिल ना के अंदर फिर आपने बाकायदा वो टेक्स्ट वैल्यू देनी होगी कोई भी, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू तो सेम नहीं हो सकती ना। अब किसी का नाम तो आप सेम नहीं कर सकते ना, ठीक है। अगर 5 नेम मिसिंग है तो आप 5 नेम तो सेम नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर एज मिसिंग है तो एज हम कह सकते हैं कि यार बंदों की 18 18 एज होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 बंदे और पांचों के नेम सेम हो,
ठीक है, एज बेशक हम कह सकते हैं यार एक ही क्लास में तो शायद इनकी एज जो है वो लगभग सेम हो, तो इस तरह की चीजें फिर आपको इस तरह जो है वो सोच के हैंडल करनी होती है, क्योंकि आप एक एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस में आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, एनालाइज करना पड़ता है कि चीजों को आपने किस तरह जो है वो हैंडल करना है। यहाँ पे आप मेरे पास कोई भी वैल्यू जो है वो मिसिंग नहीं आ रही, देखें तो हर चीज जो है वो मेरे पास एक्यूरेट है। पहले मेरे पास वैल्यूज जो है वो यहाँ पे 100 थी, मतलब रिकॉर्ड्स मेरे पास 100 थे, और यहाँ पे मेरे पास कहीं पे 99 था, तो कहीं पे 95 था, 94 था। अब यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड भी 80 और सब देखें सबके अंदर वैल्यूज भी मेरे पास क्या है 80। इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास मेरा डेटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। अगर आपने अपने डेटा की बेसिक स्टैटिस्टिकल समरी देखनी है, मतलब आपके पास जो एज है उसके एवरेज, मीन, मीडियन, मॉड, मिनिमम एज की उसमें कितनी है, मैक्स कितनी है, तो वो आप अगर समरी देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये फंक्शन लगाएं df डॉट डिस्क्राइब। मैं यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट डिस्क्राइब और एंटर। तो आप देखें उसने जो आपके पास आईडी है, खैर आईडी का तो नहीं आना चाहिए, आईडी का हमारे पास जो है वो वास्ता नहीं है आईडी का, क्योंकि आईडी जो है जस्ट काउंटिंग के लिए। और यहाँ पे एज की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जी काउंट जो है 95 है, और मार्क्स के अंदर जो है यहाँ पे कितने हैं 92 है, ठीक है। एज कितने हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने सॉरी डीएफ का कर लिया, मुझे यहाँ पे डीएफ एक्यूरेट को आप यूज करना है, किसको, डीएफ डॉट एक्यूरेट। अब आप देखें तो एज के अंदर काउंट कितना है, मतलब एज के अंदर 80s वैल्यू है और मार्क्स के अंदर जो है वो 80s वैल्यू है, ठीक है। अब उसमें मीन उनका कितना है, सबका मीन अगर निकाला जाए तो वो बनता है कोई 20.65, ठीक है, और मार्क्स का जो मीन बन रहा है वो बन रहा है 82.1। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाए तो वो 1.2 बनती है, 9.5 बनती है मार्क्स की। जो सबसे मिनिमम वैल्यू है एज वाले कॉलम के अंदर वो है 19, और जो मार्क्स के कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 65। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की परसेंटेजेस निकाली गई हैं, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है एज के अंदर वो कितनी है 23, और जो मैक्सिमम है आपके मार्क्स के अंदर वो है 100, मतलब किसी स्टूडेंट के बिल्कुल 100 मार्क्स मैक्स है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने डेटा सेट जो है आपके पास उसकी आप समरी भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज है, यूनिक वैल्यूज अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके कॉलम नेम के अंदर सॉरी कितनी वैल्यू जो है वो यूनिक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं df और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रैकेटिंग, इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा उस कॉलम का नेम, मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखना चाहता हूँ सिटी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने लोग जो हैं वो अलग अलग सिटीज से हैं, ठीक है। अब वैसे तो देखिए कोई 5 बंदे होंगे वो सेम सिटी से होंगे, कोई बाकी 7 8 10 बंदे को और सिटी से होंगे, ठीक है। तो ये तो बंदे तो उनकी सिटी तो मतलब सेम है ना, तो मैं देखना चाहता हूं कि टोटल कितनी सिटी से ये लोग जो है वो बिलोंग करते हैं, टोटल कितनी सिटीज का डेटा के मतलब जो बंदे हैं वो मेरे पास है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं df सिटी डॉट क्या लिखूंगा, फंक्शन का नेम क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यूनिक, सिंपल आप यूनिक लिखें, तो मैं यहाँ पे यूनिक लिखता हूं और यहाँ पे इसको एंटर करता हूं। अब वो मुझे बता रहा है कि आपके डेटा के अंदर यहाँ पे जो बंदे हैं वो टोटल 6 सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, और यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिसिंग। अब मैं यहाँ पे डीएफ को बार बार यूज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डीएफ एक्यूरेट को यूज करना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 हैं, 5 सिटीज के जो मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे मेरे पास डेटा है, वो सारे स्टूडेंट्स इन 5 सिटी से बिलोंग करते हैं। इस सिटीज के अलावा और मेरे पास किसी भी सिटी के स्टूडेंट जो है वो इस डेटा में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में यूनिक वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं। अब देखें ऐसा तो है, अब मेरे पास डेटा है 100 बंदों का, उसमें से कोई 20-30 बंदे लाहौर से होंगे, कोई 5-6 बंदे कराची से होंगे, कुछ इस्लामाबाद से होंगे, फैसलाबाद से होंगे, कुछ रावलपिंडी के अंदर होंगे, तो उनका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मेरे पास मिक्स है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि टोटल जो मेरे पास बंदे हैं जिनका डेटा है मेरे पास वो टोटल कितनी सिटी से बिलोंग करते हैं, 5 सिटी से, और उन 5 सिटीज के अंदर से ही उनका जो है वो तल्लुक है, ठीक है। अब अगर आपने सिर्फ काउंट देखना है, यूनिक वैल्यूज नहीं देखनी, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास लिख के आ रहा है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसल, ये नाम आप नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि सिटीज के अंदर कितनी सिटीज है, मतलब जो आपके पास डेटा है वो कितनी सिटीज का डेटा है, सिर्फ आप काउंटिंग देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम यही चीज आपको कॉपी करनी है, पेस्ट करें नीचे, और यहाँ पे यूनिक से पहले एन लिखते हैं, क्या लिख दें, एन यूनिक, बस आप इसको एंटर कर दें, सिर्फ उसने यहाँ पे आपको नंबर बता देगा काउंटिंग 5, बस बाकी वो और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको 5 बता देगा। टोटल जो आपके पास सिटी का जो कॉलम है उसके अंदर 5 मुख्तलिफ किस्म की सिटीज का जो है वो डेटा है, सही है। अगर आप उस कॉलम के अंदर वैल्यू का काउंट देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं
df accurate सॉरी df accurate डॉट मैं सॉरी df accurate यहाँ पे मैं लिखूंगा उस कॉलम का नेम, जैसा कि मैं यहाँ पे एज लिख जब मैं यहाँ पे सिटी लिखता हूँ, सिटी में यहाँ पे लिखता हूँ डॉट वैल्यू काउंट्स। क्या लिखा? डॉट वैल्यू काउंट्स। तो आप यहाँ पे देखें उसने बताया कि लाहौर के जो है वो 8 बंदे हैं, 18 बंदे हैं लाहौर के, कराची के जो है वो 16 बंदे हैं, इस्लामाबाद के 16 बंदे हैं, फैसलाबाद के 16 बंदे हैं और रावलपिंडी के 14 बंदे हैं। ठीक है? तो इस तरह आपको हर सिटी के हिसाब से मतलब उस सिटी के कितने लोग हैं इस डेटा के अंदर, कराची सिटी के कितने लोग हैं, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा, तो कराची सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं, इस्लामाबाद सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं, फैसलाबाद के कितने और रावलपिंडी के। अगर आप इसको मैन्युअली करते, मैन्युअली तो आप काउंट करें, पहले तो ढूंढेंगे ये बंदा कराची का ही नहीं है, फिर उसको लिखेंगे जी हाँ एक बंदा मिल गया कराची का, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4, इस तरह आप कैसे कर सकते हैं। ये चीज आसान है या वो चीज आसान है? तो हमारे पास पांडास जो है ये आसान है और हमें बहुत ज्यादा जो है वो क्या करता है यहाँ पे हमारे लिए फायदे प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम पांडास को जो है वो यूज करते हैं किसके अंदर? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इसमें हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा कि कैसे आप सीएसवी और एक्सेल फाइल्स को रीड आउट करते हैं, कैसे आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग हेड और टेल फंक्शन के थ्रू, किस तरह आप चेक कर सकते हैं शेप एंड इंफॉर्मेशन। शेप मतलब कि उसकी रोज एंड कॉलम्स कितने हैं या उसकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह आप जो है मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाए किस में इतनी मिसिंग वैल्यूज है, इस कॉलम में इतनी मिसिंग वैल्यूज है, वो सारी चीजें। और स्टैटिस्टिकल मतलब डॉट डिस्क्राइब को यूज करके आप किस तरह जो है वो स्टैटिस्टिकल समरीज वगैरह देख सकते हैं। वैल्यूज को जो है वो काउंट, यूनिक वैल्यूज का काउंट कैसे देख सकते हैं या यूनिक वैल्यूज कैसे देख सकते हैं, या सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो वैल्यूज है मतलब जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की जो यूनिक वैल्यूज थी उसमें उस वैल्यू के रिकॉर्ड्स आपके पास कितने। तो ये था आज का हमारा ये बेसिक लेक्चर जिसमें हमने पांडास को यूज करते हुए कुछ जो है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेटा को मतलब उसकी जो है स्टेटिस्टिकल समरीज वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।